नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर सेशन में हम एक बहुत ही क्रिटिकल और स्कोरिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बिहार की जलवायु यानी क्लाइमेट ऑफ बिहार। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ इसे पढ़ना नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को ऐसे समझना है कि एग्जाम हॉल में आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सटीक आंसर लिख सकें। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए, क्योंकि हम सीधे उन पॉइंट्स पर हिट करेंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में छपने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे मेन पॉइंट्स क्या होंगे। हम शुरुआत करेंगे टॉपिक के इंट्रोडक्शन से, फिर जलवायु का प्रकार समझेंगे, इसे प्रभावित करने वाले कारकों पर बात करेंगे, एक क्विक रिवीजन करेंगे और लास्ट में कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, विषय परिचय। किसी भी जगह की ज्योग्राफी समझने के लिए वहां के मौसम का बेसिक स्ट्रक्चर समझना सबसे पहला और जरूरी कदम होता है। हमारा पूरा फोकस आज बिहार की जलवायु पर है। अगर आप बोर्ड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मानकर चलिए ये एक बहुत ही हाई स्कोरिंग एरिया है। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपकी मजबूत पकड़ का मतलब है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के सवालों में मैक्सिमम मार्क्स पक्के करना। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो मार्क्स मिलेंगे, राइट? अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जलवायु का प्रकार यानी इसकी कोर डेफिनेशन। ये एक ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। अगर कोई आपसे पूछे कि बिहार की जलवायु कैसी है, तो आपका सीधा और सटीक जवाब होना चाहिए उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसे इंग्लिश में सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कहते हैं। यहाँ उपोष्णकटिबंधीय वर्ड इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को दिखाता है और मानसूनी इसके बारिश के पैटर्न को। अपनी आंसर शीट में पूरे नंबर चाहिए तो ये दो कीवर्ड्स आपको हर हाल में लिखने ही होंगे। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, प्रभावित करने वाले कारक। अब हम उन स्पेसिफिक फैक्टर्स का ब्रेकडाउन करेंगे जो इस पूरे क्लाइमेट सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस खास जलवायु प्रणाली के लिए एग्जैक्टली 5 प्रमुख कारक जिम्मेदार हैं। ये नंबर 5 याद रखिएगा। एग्जाम में अपना आंसर 5 प्रमुख कारक से शुरू करेंगे तो एग्जामिनर को तुरंत समझ आ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और ये 5 फैक्टर्स कौन से हैं? पहला, अक्षांशीय स्थिति। दूसरा, उच्चावच यानी रिलीफ। तीसरा, मॉनसून का प्रभाव। चौथा, बंगाल की खाड़ी से दूरी। और पांचवा, उत्तर में हिमालय पर्वत की मौजूदगी। बस यही वो 5 पिलर्स हैं जिन पर बिहार के मौसम का पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ है। इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए अब एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है अक्षांशीय स्थिति यानी लैटिट्यूडनल पोजीशन। ग्लोब पर बिहार किन अक्षांश रेखाओं के बीच है, इसी से यह तय होता है कि वहां सूरज की किरणें कैसे पड़ेंगी। क्योंकि यह कर्क रेखा के काफी करीब है, इसलिए यहां का टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहता है और यही गर्मी पूरी जलवायु की सबसे बड़ी बुनियाद है। दूसरा फैक्टर है उच्चावच या टोपोग्राफी। आसान भाषा में कहें तो जमीन की बनावट। जैसे बिहार में विशाल मैदान है और दक्षिण की तरफ पठारी इलाका है। ये फिजिकल रिलीफ सीधे तौर पर हवाओं की दिशा और वहां के मौसम के मूड को तय करते हैं। उच्चावच एक बहुत ही टेक्निकल और स्कोरिंग वर्ड है, इसे अपने आंसर में जरूर शामिल कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, जो है मॉनसून का प्रभाव। असल में यही वो मेन ड्राइवर है जिसकी वजह से हमने इसे मॉनसूनी जलवायु का नाम दिया था। पूरे राज्य में बारिश कब होगी, कितनी होगी और कहां-कहां होगी, ये सब कुछ पूरी तरह से इसी मॉनसून की लय पर डिपेंड करता है। चौथा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बंगाल की खाड़ी से दूरी। देखिए, बिहार भले ही चारों तरफ से जमीन से घिरा हो यानी लैंडलॉक्ड हो, लेकिन बंगाल की खाड़ी से इसकी नजदीकी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वहां से आने वाली हवाएं अपने साथ ढेर सारा मॉइस्चर लेकर आती हैं और यही वजह है कि बिहार के पूर्वी हिस्सों में झमाझम बारिश होती है, जबकि पश्चिम तक आते आते ये बारिश थोड़ी कम हो जाती है। पांचवां और सबसे शानदार फैक्टर है उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति। ये विशाल पर्वत श्रृंखला एक तरह से ढाल का काम करती है। ये ना सिर्फ उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं से राज्य को बचाती है, बल्कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोककर मैदानी इलाकों में भारी बारिश भी करवाती है ना? एकदम परफेक्ट नेचुरल सिस्टम। ओके, अब आते हैं सेक्शन 4 पर, क्विक रिवीजन। हमने जो कुछ भी पढ़ा है, चलिए उसे फटाफट दिमाग में सेट कर लेते हैं ताकि एग्जाम तक कुछ भी भूलने का चांस न रहे। तो अगर हम इसे समराइज करें, जलवायु का प्रकार क्या है? उपोष्णकटिबंधीय और मानसूनी। और इसे प्रभावित करने वाले 5 फैक्टर्स कौन से हैं? अक्षांशीय स्थिति, उच्चावच, मानसून का प्रभाव, बंगाल की खाड़ी से दूरी और उत्तरी हिमालय। एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन करने के लिए ये आपके दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। और अब हमारा फाइनल और 5वां सेक्शन, एग्जाम क्वेश्चंस यानी मॉक टेस्ट। थ्योरी तो समझ ली, अब देखते हैं कि आपको कितना याद है। तैयार हैं आप? ये रहा पहला सवाल, बिहार की जलवायु का सटीक वर्गीकरण क्या है? सोचिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने उन 2 कीवर्ड्स पर बात की थी, याद आया? बिल्कुल सही।
जवाब है उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये बेसिक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन आपको हर हाल में रटी होनी चाहिए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। उस वाटर बॉडी या जल निकाय का नाम बताइए जिससे बिहार की दूरी वहां की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसका सही जवाब है बंगाल की खाड़ी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज को क्रैक करने के लिए ऐसे स्पेसिफिक फैक्ट्स उंगलियों पर होने चाहिए। और अब आज का आखिरी सवाल। उत्तर दिशा में वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो यहाँ की जलवायु को पूरी तरह से कंट्रोल करती है? ये सवाल सीधे तौर पर नॉर्दर्न बाउंड्री वाले उस फैक्टर को टारगेट करता है जो हमने अभी डिस्कस किया था। और आंसर है हिमालय पर्वत। बेहतरीन। इसके साथ ही हमारा ये मॉक टेस्ट सेक्शन बहुत ही क्लैरिटी के साथ पूरा होता है। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों कि इन 5 फैक्टर्स और कोर डेफिनेशन पर आपकी मजबूत पकड़ ही ज्योग्राफी के एग्जाम में आपको टॉप करवा सकती है। इसे बार बार रिवाइज करते रहिए। जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर उत्तर में हिमालय पर्वत नहीं होता तो क्या बिहार आज इतना हरा भरा और कृषि प्रधान राज्य होता या फिर कोई सूखा रेगिस्तान? अगले सेशन तक इस बारे में जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। नमस्ते विद्यार्थियों। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद जरूरी विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों का यानी एग्रीकल्चरल क्लाइमेट जोन्स का एक बहुत ही विस्तृत और एकदम बोर्ड परीक्षा के नजरिए से सटीक विश्लेषण करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बिल्कुल नींव का काम करता है। इसलिए इस पूरे सेशन में आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पर ही होना चाहिए। आज का हमारा स्टडी प्लान बिल्कुल क्लियर है। हम शुरू करेंगे क्लाइमेट जोन्स के बेसिक इंट्रोडक्शन से और फिर 3 स्पेसिफिक जियोग्राफिकल इलाकों उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी जोन्स को गहराई से समझेंगे। और हाँ, आखिर में बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक क्विक रिवीजन और प्रैक्टिस सेशन भी होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जलवायु क्षेत्रों के बुनियादी परिचय की। बिहार के एग्रीकल्चरल क्लाइमेट को मिट्टी के प्रकार, बारिश की मात्रा और तापमान के आधार पर बहुत ही स्पेसिफिक सेक्शंस में बांटा गया है। आगे बढ़ने के लिए यह फाउंडेशनल नॉलेज होना बेहद जरूरी है। और यहां सबसे जादुई नंबर है 3। जी हां, 3। बिहार के इन कृषि जलवायु क्षेत्रों को मुख्य रूप से 3 स्पष्ट वर्गों में डिवाइड किया गया है। एग्जाम में सीधे सवाल यही से बनते हैं। तो इस 3 नंबर को अपने नोट्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, क्योंकि आगे का पूरा एग्रीकल्चर सिलेबस इन्हीं 3 जोन्स के इर्द गिर्द घूमने वाला है। अब आते हैं हमारे पहले मुख्य इलाके पर, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ये वो जगह है जहां भारी बारिश होती है और खादर मिट्टी का राज चलता है। जरा इस डेटा पे गौर कीजिए। यहाँ औसतन 104 से लेकर 145 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। इसे तुरंत अपने नोट्स में अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर ये सटीक आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। बारिश का ये हाई लेवल ही वो असली वजह है जो इस इलाके की जबरदस्त पैदावार को तय करता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है खादर मिट्टी। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पूरी तरह से इस बेहद उपजाऊ खादर मिट्टी से ढका हुआ है। खादर का मतलब है नई जलोढ़ मिट्टी, जो बाढ़ के पानी के साथ हर साल बिल्कुल नई और ताज़ा हो जाती है। एग्जाम के नज़रिए से ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। अब जहां इतनी बढ़िया खादर मिट्टी हो और 104 से 145 सेंटीमीटर की शानदार बारिश हो, वहां क्या उगेगा? यहाँ की मुख्य फसलें हैं गन्ना, गेहूं और मक्का। अपने नोट्स में इन्हें जरूर शामिल करें। खासकर गन्ना, जो एक कमर्शियल फसल है, वो इस स्पेसिफिक उपजाऊ मिट्टी में एकदम कमाल ही ग्रोथ दिखाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र हमारे इस ज्योग्राफिक मैप को कैसे पूरा करता है। यहाँ मुख्य रूप से धान और चाय की खेती होती है। बारिश की बात करें तो इस इलाके में औसतन 120 से 140 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की जाती है। अब देखिए, पिछले जोन के मुकाबले ये आंकड़ा थोड़ा अलग और संकुचित है। एग्जाम के प्रेशर में स्टूडेंट्स अक्सर इन मिलते जुलते नंबर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इस 120 से 140 सेंटीमीटर की रेंज को बिल्कुल अलग से हाईलाइट करें, ताकि आप दोनों क्षेत्रों के डेटा में आसानी से अंतर कर सकें। और ये बारिश यहाँ की खेती को एक बहुत ही शानदार पहचान देती है। यहाँ की मुख्य फसलें हैं धान, मक्का और सबसे दिलचस्प चाय। जी हाँ, धान के साथ साथ चाय का उगाया जाना इस उत्तर पूर्वी इलाके की एक बहुत ही यूनिक खूबी है। 120 से 140 सेंटीमीटर की बारिश इसे चाय के बागानों के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। और यकीन मानिए, ये फैक्ट एग्जामिनर्स का फेवरेट होता है। हमारे इस भौगोलिक सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, दक्षिणी क्षेत्र। ये मुख्य रूप से बांगर मिट्टी का इलाका है। उत्तरी इलाकों के मुकाबले यहाँ बारिश का लेवल काफी कम हो जाता है। दक्षिणी क्षेत्र में औसतन महज 95 से 110 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है।
ये एक बहुत ही क्रिटिकल मीट्रिक है, इसे जरूर लिख लें ताकि आप इसे गलती से भी उत्तरी जोन्स के ज्यादा बारिश वाले आंकड़ों के साथ मिक्सअप ना कर दें। इस कम बारिश वाले इलाके में जिस मिट्टी का पूरा दबदबा है उसे कहते हैं बांगर मिट्टी। बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ये एक ऐसा हाई यील्ड एग्जाम कीवर्ड है जिसे आपको अपने दिमाग में एकदम पक्के तौर पर सेट कर लेना है। पूरा का पूरा दक्षिणी क्षेत्र इसी पुरानी बांगर मिट्टी से ही पहचाना जाता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि यहाँ की फसलें इस कम पानी वाले माहौल के बिल्कुल अनुकूल हैं। बांगर मिट्टी और सीमित बारिश के कारण यहाँ मुख्य रूप से गेहूं और कई तरह की दालें जैसे अरहर और चना उगाया जाता है। मतलब दक्षिणी क्षेत्र की असली कृषि पहचान यहाँ की दालों की खेती में ही छिपी है। चलिए अब समय है एक क्विक रिवीजन का। बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करने के लिए बार बार दोहराना यानी रिवीजन करना बिल्कुल अचूक मंत्र है। तो आइए अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका एक तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। खादर मिट्टी वर्सेस बांगर मिट्टी। एग्जाम के लिए इस सीधे अंतर को समझना बेहद जरूरी है। याद रखिए, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की खादर मिट्टी बिल्कुल नई और उपजाऊ होती है। इसके ठीक उलट दक्षिणी क्षेत्र की बांगर मिट्टी पुरानी होती है। इन दोनों प्रमुख मिट्टी के प्रकारों का ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस हमेशा आपके टिप्स पर होना चाहिए। ये मास्टर समरी टेबल पूरी की पूरी पिक्चर एकदम क्लियर कर देती है। एक बार अपने हस्तलिखित नोट्स को इससे चेक कर लीजिए। उत्तर पश्चिमी जोन में 104-145 सेंटीमीटर बारिश, खादर मिट्टी और गन्ना गेहूं। उत्तर पूर्वी जोन में 120-140 सेंटीमीटर बारिश, धान और खासतौर पर चाय। और आखिर में दक्षिणी जोन में 95-110 सेंटीमीटर की कम बारिश, बांगर मिट्टी और ढेर सारी दालें। अब इस सेशन को थोड़ा इंटरैक्टिव बनाते हैं। समय आ गया है एग्जाम प्रैक्टिस का। देखते हैं कि अभी अभी हमने जो फैक्ट्स समझे हैं वो आपको कितनी अच्छी तरह याद हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल। बिहार का वो कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र है जो मुख्य रूप से बांगर मिट्टी के लिए जाना जाता है? जरा सोचिए, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। आपके ऑप्शंस ये रहे। ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी क्षेत्र या फिर ऑप्शन सी दक्षिणी क्षेत्र। बिल्कुल ध्यान से सही जवाब चुनिए, मैं वेट कर रहा हूं। और सही जवाब है ऑप्शन सी यानी दक्षिणी क्षेत्र। बहुत बढ़िया। हमेशा याद रखिए कि पुरानी बांगर मिट्टी और 95 से 110 सेंटीमीटर की कम बारिश, ये दोनों फैक्टर्स मिलकर ही हमारे दक्षिणी क्षेत्र की प्रामाणिक पहचान बनाते हैं। चलिए अब दूसरा अभ्यास प्रश्न देखते हैं। धान और मक्के के अलावा वो कौन सी एक विशिष्ट फसल है जो अकेले उत्तर पूर्वी क्षेत्र को एक बिल्कुल अनोखी पहचान देती है? देखते हैं कि आपने क्रॉप वेरिएशन को कितने ध्यान से सुना है। अगर आपने चाय सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं। स्टूडेंट्स, ये बात कभी मत भूलिएगा कि चाय की खेती पूरी तरह से 120 से 140 सेंटीमीटर की उस भारी बारिश पर निर्भर करती है जो मुख्य रूप से सिर्फ इसी उत्तर पूर्वी इलाके में मिलती है। आज हमने इन तीनों जोन्स की बारिश और मिट्टी की एकदम सटीक सीमाओं को कंठस्थ कर लिया है। लेकिन जाते जाते एक विचारोत्तेजक सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। जिस तरह से आज पूरी दुनिया में मौसम का पैटर्न बदल रहा है, क्या आपको लगता है कि भविष्य में बिहार के इन तीनों कृषि क्षेत्रों की ये सख्त सीमाएं और स्थिरता ऐसे ही बरकरार रह पाएगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। यह न केवल आपके एग्जाम के लिए बल्कि हमारे भविष्य को समझने के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई और रिविजन ऐसे ही जारी रखिए। नमस्ते दोस्तों, आज के इस खास मास्टर क्लास सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स या स्टेट लेवल के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बिल्कुल गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज हम बिहार की ज्योग्राफी और उसकी एग्रीकल्चरल नींव यानी वहां की मिट्टी का पूरा डिकोड करने वाले हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि बिहार की इकोनॉमी की जान कृषि में बसती है और कृषि पूरी तरह से वहां की मिट्टी पर निर्भर करती है। इसीलिए एग्जामिनर्स का ये फेवरेट और हाई स्कोरिंग टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे इस सेशन का एजेंडा क्या है। हम इसे मुख्य रूप से 5 हिस्सों में कवर करेंगे। पहला, मृदा विज्ञान और बिहार। दूसरा, उत्तर बिहार की मिट्टियां। तीसरा, दक्षिण बिहार की मिट्टियां। फिर हम करेंगे एक क्विक रिवीजन और आखिर में कुछ जरूरी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए जंप करते हैं अपने पहले टॉपिक पर, मृदा विज्ञान और बिहार। अब किसी भी सब्जेक्ट की गहराई में जाने से पहले ना उसके बेसिक टर्म्स को समझना बहुत जरूरी होता है। एक शब्द है जिसे आप बिल्कुल अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए, पीडोलॉजी। पेडोलॉजी मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल को फॉर्मली पेडोलॉजी कहा जाता है। स्टेट एग्जाम्स में यह सवाल इतनी बार पूछा गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जब भी मृदा का अध्ययन पूछा जाए आपका जवाब सीधा पेडोलॉजी होना चाहिए। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। चूंकि बिहार मुख्य रूप से एक मैदानी इलाका है, इसलिए पूरे राज्य का लगभग 90% हिस्सा जलोढ़ मिट्टी
जिसे हम कछारी मिट्टी भी कहते हैं, उससे ढका हुआ है। 90%। है ना कमाल की बात? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई इस गाद ने ही बिहार को कृषि के लिए एक वरदान बना दिया है। तो एग्जाम के लिए अपने नोट्स में ये 90% का आंकड़ा और जलोढ़ कछारी शब्द दोनों ही एकदम हाईलाइट कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा मैप में उत्तर की तरफ चलते हैं और डिकोड करते हैं उत्तर बिहार की मिट्टियों को। आपको पता ही होगा कि गंगा नदी बिहार को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। अगर हम हिमालय से निकलने वाली नदियों से प्रभावित उत्तरी हिस्से की बात करें तो वहां हमें मुख्य रूप से 4 तरह की मिट्टियां मिलती हैं: पर्वतपदीय, तराई, पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़। इसे ऐसे विजुअलाइज करिए, बिल्कुल हिमालय की तलहटी में आपको मिलेगी पर्वतपदीय और तराई मिट्टी। फिर जहां नदियों का बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता है वहां नवीन जलोढ़, और जो इलाके थोड़े ऊंचे हैं जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता वहां पुरानी जलोढ़। इन चारों नामों का ग्रुप एकदम पक्का कर लीजिए। उत्तर का मैप तो हमने समझ लिया, अब रुक करते हैं दक्षिण बिहार के मिट्टियों की तरफ। अब देखिए, दक्षिण का मामला उत्तर से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये इलाका पठारी क्षेत्रों के करीब आ जाता है, इसलिए यहाँ की मिट्टी भी उत्तरी मैदानों से काफी अलग होती है। यहाँ मुख्य रूप से 3 विशिष्ट प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं: तौल, कगारी और लाल पीली मिट्टी। जो इलाके जलमग्न रहते हैं यानी पानी से भरे रहते हैं वहां तौल मिट्टी मिलती है, नदियों के किनारों पर कगारी, और जहां प्रायद्वीपीय पठार का असर है वहां आपको लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगी। अब जो तुलना आप यहां देख रहे हैं यह आपके एग्जाम के लिए एक तरह का ब्रह्मास्त्र है। एक तरफ उत्तर बिहार की 4 मिट्टियां और दूसरी तरफ दक्षिण बिहार की 3। एग्जाम हॉल के प्रेशर में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, राइट? तो अगर आप इस तरह से दोनों लिस्ट को अपने दिमाग में बिल्कुल अलग अलग बांट लेंगे तो एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त आप एलिमिनेशन टेक्निक का बहुत आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए, जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा, आगे बढ़ने से पहले उसका एक फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। परमानेंट मेमोरी के लिए ये रिकैप बहुत जरूरी है। तो हमने क्या क्या देखा? मिट्टी के साइंटिफिक अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। बिहार के मैदानों का 90% हिस्सा जलोढ़ या कछारी मिट्टी से कवर है। उत्तर बिहार में 4 प्रकार हैं: पर्वतपदीय, तराई, पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़। और दक्षिण बिहार में 3 प्रकार हैं: टॉल, कगारी और लाल पीली। बस यही है इस पूरे टॉपिक का एकदम सॉलिड निचोड़। और अब समय है आपके मॉक टेस्ट का। देखते हैं इस सेशन में आपका ध्यान कितना था। मेरा पहला सवाल, मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। सेशन के बिल्कुल शुरुआत में ही हमने इस पर बात की थी। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसे कहते हैं पेडोलॉजी। अगर आपके दिमाग में भी तुरंत यही जवाब आया था तो इसका मतलब है कि आपका फोकस लेवल बिल्कुल टॉप पर है। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। बिहार की कितनी प्रतिशत भूमि जलोढ़ मिट्टी से ढकी हुई है? वो बड़ा सा डेटा याद करिए जो हमने अभी डिस्कस किया था। सही जवाब है 90%। और यही वो विशाल आंकड़ा है जो बिहार को भारत का एक प्रमुख कृषि केंद्र बनाता है। और हमारा तीसरा और आखिरी अभ्यास प्रश्न, इनमें से कौन सी दक्षिण बिहार की मिट्टी है, तराई या टाल? चलिए अपनी क्षेत्रीय समझ और एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तराई तो हिमालय की तलहटी से जुड़ी है, मतलब वो उत्तर की हो गई, तो बचा क्या? टॉल। बिल्कुल, टॉल दक्षिण बिहार के लिए एकदम सही उत्तर है। तो दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा कि बात सिर्फ एग्जाम में रट कर पास होने की नहीं है। आगामी परीक्षाओं के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था और भूगोल को सही मायने में समझने के लिए आपको ये सोचना होगा कि ये मूलभूत मृदा संरचना वहां के लोगों के भविष्य को कितनी गहराई से तय करती है। हमारे पैरों के नीचे की ये मिट्टी सिर्फ भूगोल का एक चैप्टर नहीं है, ये करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। इसी महत्वपूर्ण विचार के साथ आज का ये विश्लेषणात्मक सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।